हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर दूसरा। कल हमने बात किया था कि कैसे बॉन्ड बना रहे हैं और केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, उसके डेफिनेशन हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे काज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे हो रहे हैं। उसके बाद फिर से हमने देखा ये था कि जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है वो किन के वजह से बनता है, और जो बॉन्ड बनाते हैं वो किन के वजह से बनाते हैं, और जो नहीं बनाते हैं वो क्यों नहीं बनाते हैं। ये सब हमने देखा था और दो पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। एक पहला पॉइंट ये था कि टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दूसरा हमने टॉपिक ये बोला था टेंडेंसी टू अक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमने पूरा नहीं पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ टेंडेंसी टू अक्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेंडेंसी टू अक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी मुझे उम्मीद है आप सभी पहला लेक्चर देखे होंगे और रिवाइज करके आए होंगे। आज हम लोग दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले लेक्चर पहले देखें, उसके बाद से ये देखने आए, तब जाके आपको समझ में आएगा। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि डेली एक लेक्चर हमारा यूट्यूब पे आएगा, जो आज है हमारा दूसरा लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, यानी मैं बोला हूँ टेंडेंसी टू अक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी अगर कोई एटम इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चाहता है, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, कैसे कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल, एवरी एटम, यानी अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या आए थे, लेविस चाचा आए थे। तो मैंने बोला था लेविस ऑक्टेट रूल, लेविस ऑक्टेट रूल। ये लेविस ऑक्टेट रूल जो होता है, इसी के अकॉर्डिंग जितने भी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरी एटम, जितने भी एटम हैं, एवरी एटम ट्राई टू अचीव, ट्राई टू अचीव, जितने भी एटम हैं ये सब कोशिश करते हैं ट्राई टू अचीव, ट्राई टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए, पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये लेविस ऑक्टेट रूल से हमने देखा था। फिर हमने कल ये भी देखा था कि ये लेविस ऑक्टेट रूल पे जो पहुंच रहे हैं वो दो एक्सपांशन, दैट इज हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट हमने देखा था। आज थोड़ा सा और हम बात करेंगे इस लेविस ऑक्टेट रूल के हिसाब से, यानी जितने भी एटम हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी एटम ट्राई टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो कितने रास्ता है इनके पास पहुंचने के लिए, वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आता है, दैट इज वे टू अचीव। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेज टू अचीव। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे लखनऊ जाना है, कहाँ जाना है, लखनऊ। तो लखनऊ जाने के लिए मैं आपसे बोलूँ मुझे जाना है लखनऊ, तो लखनऊ के लिए रास्ता कौन कौन सा हो सकता है ताकि मैं आसानी से लखनऊ पहुंच सकूं। ठीक उसी प्रकार मुझे जाना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे, कौन कौन से रास्ता है वहां पहुंचने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा रास्ता हमारे पास आता है दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, मुझे जाना था लखनऊ, लखनऊ जाने के लिए रास्ता कौन कौन सा हो सकता है ताकि मैं आसानी से पहुंच सकूं। यानी मेरे पास है एक एटम, उसे पहुंचना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पर, उसके पास कौन कौन सा रास्ता है जाने के लिए। वो है एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके पहुंच सकता है और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके पहुंच सकता है। अगर मैं बोलूँ कि चलो मान लेते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पहुंच रहा है, तो मैं बोलूँगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब पहुंचेगा तो दो रास्ते होंगे। एक है दैट इज
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग कर रहा है तो दो कारण हो सकते हैं शेयरिंग का, या तो इक्वल शेयरिंग करे या तो अनइक्वल शेयरिंग करे, या इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग। अगर मैं बोलूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, वो कैटायन होते हैं। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैटायन, और ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, दैट इज मेटल की। मेटल ही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं भैया, तभी तो कैटायन बनता है। दूसरा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ रहा है, तो क्या बनाते हैं, एन आयन बनाते हैं। और ये कंडीशन, ये कैरेक्टर होते हैं किसके, दैट इज मेटल के। तो आप याद रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं, मैं कह सकता हूँ वो बॉन्ड बन रहा है मेरा कौन सा, दैट इज आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भैया, आयनिक बॉन्ड। यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, पीछे एक बार मैं देख लूँ, उसके हिसाब से मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेंगे, ये बॉन्ड बनेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब देखते हैं अगला। मैंने क्या बोला, अगर मुझे इनर्ट गैस की तरफ पहुंचना है, मुझे बॉन्ड बनाना है, बेसिकली मुझे क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। भैया ये जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है कि आयनिक बॉन्ड कितने किन के बीच होगा, कौन बनाता है आयनिक बॉन्ड, कौन बनाता है कोवैलेंट, यहाँ समझ सकते हैं। अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए। फिर मैंने बोला वे टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, पहला विधि, पहला प्रोसीजर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करेंगे तो कैटायन बनाएंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो एनायन बनाएंगे। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है एनायन, सॉरी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है एनायन, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कैटायन। मेटल और नॉन मेटल के बीच जब भी बॉन्ड बनेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, हो सकता है इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग। अगर इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेंगे दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भैया, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर अनइक्वल शेयरिंग करेंगे उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेंगे, या तो बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को हम बोलते हैं दैट इज डैटिव बॉन्ड। इसी को मैं बोलता हूँ डैटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं सबको। तो इससे मुझे दो चीज निकल कर आती है, जब भी मेरे लिखेंगे जनरली, जनरली जब भी मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड हमेशा हमेशा जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। दूसरी चीज, जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा, वो कैसा बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा 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 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, मैंने बोला जनरली, कब, मैंने बोला जनरली। जब जनरली की बात होगी, जनरली यानी जब भी जनरली, यानी मैं अगर बोलूं मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी देखने को मिलता है, मेटल, मेटल प्लस
नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कोवैलेंट नहीं होके, आयनिक बॉन्ड नहीं होके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कब होंगे? ये तब होंगे जब मेटल के, इस मेटल के पास, इस मेटल की जगह या मेटल पे कौन आएंगे? अलबेली के सीबीआई आएंगे, अलबेली के सीबीआई। याद रखिएगा इस चीज को, अलबेली के सीबीआई, अलबेली के सीबीआई, अलबेली के सीबीआई। सी का मतलब मैं बोल दे रहा हूँ क्लोरीन, बी की जगह मैं बोल दे रहा हूँ ब्रोमीन, आई की जगह मैं बोल दे रहा हूँ आयोडीन। मेरी बात समझ में आया? ये कंडीशन तब होगा जब इनके जगह ये पाए जाएंगे। कब? याद रखिए, जनरली मैंने बोला है, जनरली जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि इस मेटल और नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेंगे जब इस मेटल के जगह अलबेली के सीबीआई आ जाएंगे। अलबेली के सीबीआई जब आएंगे तो आयनिक बॉन्ड नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये एक बार देख ले, मिटाऊं मैं इसको? चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। एग्जाम्पल, अलबेली के सीबीआई, मैंने क्या बोला? ये मेटल अलबेली के सीबीआई, यानी मेरे पास अगर AlCl3 आ गया, इसको एक बार देखते हैं। अगर मैं बोलूं मेटल और नॉन मेटल है, जैसे मेटल की जगह मैं ले लिया सोडियम और मैं ले लिया Cl, क्लोरीन, बॉन्ड कैसा होगा? मैंने बोला मेटल की जगह सोडियम, नॉन मेटल की जगह क्लोरीन, बॉन्ड कैसा? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड कैसा भैया? आयनिक बॉन्ड। अगर वही मैंने बोला जनरली की जगह मैं बोल दूं एल्युमिनियम और क्लोरीन, ये है मेटल और ये है नॉन मेटल, बॉन्ड बनाना तो चाहिए था आयनिक, लेकिन आयनिक नहीं होके ये बनाएगा कैसा? ये बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों भैया कोवैलेंट बॉन्ड? मैंने क्या लिखा? जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, वो तब बनेंगे जब अलबेली के सीबीआई होगा। अलबेली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सीबीआई, सी से क्लोरीन, सी से क्लोरीन, AlCl3, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। यानी हमसे जब भी पूछा जाए विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फाउंड इन दिस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो मैं सिंपल बोल दूंगा आयनिक बॉन्ड नहीं कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं कोवैलेंट बॉन्ड। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आप सभी को? एक बार देख लेंगे, मिटाना शुरू करूँ मैं। चलिए, हमने कल आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था कि जितना ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। यही तो बोला था मैंने। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर। मैंने कल देखा था क्या चीज? दो एक्सपांशन मैंने देखा था। एक को मैंने बोला था दैट इज अ हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट देखा था एक, और एक हमने देखा था हाइपोवैलेंट। ये भी हमने देखा, ये भी हमने देखा। निकालते कैसे ये भी हमने देखा। दोनों को कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था। आज इसके आगे हम कुछ और बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन केटायन, 18 इलेक्ट्रॉन केटायन। ये 18 इलेक्ट्रॉन केटायन है, इसको मैं बोलता हूँ
दैट इज अ स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कहा जाता है इसको। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आप समझते हैं, दिखने में तो लगेगा कि होगा नहीं। ये स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कौन कौन होते हैं, कौन शो करते हैं, ये हम देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ये जो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, ये शो करते हैं कौन कौन हमारे सिलेबस में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी ये सवाल पूछा गया था, नीट में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आते हैं, दैट इज सी यू प्लस कॉमा जर्नल प्लस 2 कॉमा गैलियन प्लस 3। ये तीन ही हैं, बस इन तीन के बारे में हमें जानना है, क्यों स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कहा जा रहा है। एक एक करके देखते हैं। मैं अगर बोलूं कि एग्जाम्पल दैट इज सी यू प्लस, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज 29। मैंने जब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का तरीका बताया था, कुछ ट्रिक्स मैंने बोला था। दैट इज स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था, SPDF 1 2 3 4, पहले S देन P देन D देन F। उसी तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, दैट इज 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, दैट इज 3p6 4s2, पहले देखते हैं, 2 4 10 2 12 6 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दैट इज 4s2 4p6 4d10। अब देखते हैं, 2 4 10 12 18 20 20 26 26 6 26 10 36। तो यहाँ 36 नहीं रहेंगे, यहाँ कितने रहेंगे, 26 यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अरे ऐसे देखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर से पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर हमने भरा 1, दैट इज SPDF 1 2 3 4, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें देन इसमें देन इसमें देन इसमें, मैंने 1 2 3 3 4 एंड यहाँ रखा हमने 5, फिर हमने 2 दैट इज 2 3 4, फिर हमने D दैट इज 3D, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 4 10 12 6 18 18 2 20 20 और 6, समझ में आया, 20 और इलेक्ट्रॉन कितने भरने थे, दैट इज 9। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक, ये एक्सेप्शन होता है, एक होते हैं हमारे एक्सेप्शन, दैट इज क्रोमियम दैट इज 24, और एक होते हैं कॉपर दैट इज 29। होना तो चाहिए 4s2 3d10, होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है ये, दैट इज 4s1 3d, होना तो चाहिए 4s2 3d9, लेकिन ये होता है 4s1 3d10 4s1 3d10। उसी तरीके से होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन होते क्या हैं ये होते हैं 4s1 3d5, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, समझ में आया। तो 4s1 3d10 4s1 3d10। अब मैंने क्या बोला, दैट इज 2 6 2 8 10, ये है इसका कन्फिग्रेशन। अब मुझे इसका ये कन्फिग्रेशन निकालना है, +1 का मतलब आउटर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज ये
मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, दैट इज 3s2 3p6 3d10। जरा देखो ना, 6 2 8 प्लस 10 कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसको कहा गया सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नीट में एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, एक बार देख लेंगे जल्दी। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, या तो कॉपर जिंक यही देगा ऑप्शन में। मिटा दे। अगला है 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं बोलता हूँ सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन +2 इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं n-1 और ये वाले होते हैं n वाले। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। पहला है इसका एग्जाम्पल हमारे पास, दैट इज Tl+, Pb+2 एंड Bi+3। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कौन शो करता है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन +2? इनमें से एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, दैट इज Tl, Pb एंड बिस्मथ, Bi+3, ये आपको याद होने चाहिए। अगला टॉपिक हमारा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना सितारा लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जब भी आपसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पूछा जाए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को मैं बोलता हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मुझे उम्मीद होगा आपको ये पता होगा ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं। ऑड ऐसे को कहा जाता है जो 2 से डिविजिबल न हो, इवन वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, दैट इज ऑड। ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाए, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो ऑड के संख्या में पाया जाएगा, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसको मैं बोलूँगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। पहला है हमारे पास NO2, दूसरा है ClO3। अगर मैं बोलूँ ऑड इलेक्ट्रॉन निकालना है इनके अंदर, 2 प्रोसीजर है। या तो आप निकाल सकते हैं इनका टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं निकालूंगा इनका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी हम करेंगे। या तो मैं इनका निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं निकालूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन, या मैं निकालूंगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, कितने हैं 2, कितने हो जाएंगे 16, 16, और 7 16 कितने होते हैं भैया, दैट इज 23 इलेक्ट्रॉन। अरे देखो ना, 6 7 13 1 2, सही तो है, 13 1 2, 23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस NO2 के अंदर। दैट इज ये 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से डिविजिबल नहीं है, सो दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे निकालना है इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं निकालता हूँ, मैंने बोला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 एटॉमिक नंबर,
यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 बजते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 यानी 6, 6 यानी 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 12 कितने ओवरऑल कितने होंगे, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन। ये 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब हम आते हैं दैट इज ClO3 पे। ClO3 की बात अगर मैं करूं, अगर मैं बोलूं ClO3 का ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इवन है निकालने के लिए, सबसे पहले मैं चलूंगा क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं लिखूंगा 17 प्लस ऑक्सीजन 8 कितने हैं 3, दैट इज 24, कितने हो जाएंगे 7 4 11, 2 1 3 1 4, दैट इज 41 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आता हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 यानी कि 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 यानी 6, कितने प्रेजेंट हैं 3, तो 8 3 का 24, 6 3 18, दैट इज 8 7 17, 1 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज 5। और कितने 2, एक और एक 2, दैट इज 25 इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी हैं दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और मैं कह सकता हूँ दुनिया के जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन, दुनिया के तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जितने भी होते हैं सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज is paramagnetic in the nature, पैरामैग्नेटिक। जितने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दे देगा और बोल देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। आप सिंपल क्या करेंगे, या तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है आंख बंद करके टिक कर देंगे पैरामैग्नेटिक। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? यानी जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं सारे के सारे पैरामैग्नेटिक कहे जाते हैं। बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है क्या। हाँ, पैरामैग्नेटिक, यानी मेरे पास दो एक निकल कर आया पैरामैग्नेटिक, एक आता है डायमैग्नेटिक। यानी जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो पाए। एक होते हैं इवन, तो मैं कह सकता हूँ इवन इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होंगे, जिस स्पीसीज के अंदर इवन इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकता है पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है डायमैग्नेटिक भी हो, लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कहूँगा ऑल इवन इलेक्ट्रॉन आर डायमैग्नेटिक इन द नेचर। मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आया कि नहीं? चलिए जल्दी लिखेंगे और अब देखेंगे हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में हम लिखेंगे विच हैव those species in which have one or more unpaired electron are present, unpaired electron are present is known as paramagnetic in the nature। यानी मैं सिंपल कह सकता हूँ जिनके भी अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको मैं बोलूँगा पैरामैग्नेटिक नेचर में पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर में पाए जाते हैं। दीज आर द पैरामैग्नेटिक
होते हैं नेचर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए मैं कह सकता हूँ दोज स्पीसीज इन विच अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट, जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो स्पीसीज होती है कैसी? डायामैग्नेटिक। तो मैं लिख सकता हूँ डायामैग्नेटिक में दोज स्पीसीज in which unpair, या मैं लिख सकता हूँ those species in which no unpaired electron are present, यानी no unpaired electron are present। यानी सिंपल मैं लिख सकता हूँ डायमैग्नेटिक के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट, जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा उसको मैं बोलूँगा डायमैग्नेटिक, जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको मैं बोलूँगा पैरामैग्नेटिक। यानी मैं कह सकता हूँ जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे पैरामैग्नेटिक वाले होंगे, और जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक के नेचर में पाए जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ आपको एग्जाम्पल दैट इज Fe+2 26 एटॉमिक नंबर, इसको मुझे पता लगाना है कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 4s2 and 3d6, 4s2 3d6। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट इज आउटर मोस्ट सब शेल से निकलेगा दैट इज s, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4s0 3d6। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। कौन है भैया? डी। डी में कितने होते हैं बॉक्स? 1 2 3 4 5। मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए? 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सो दैट्स वाई ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक आएंगे। जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो होंगे पैरामैग्नेटिक, जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोज स्पीसीज इन विच नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सही था, वो होंगे डायमैग्नेटिक। जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। मेरी बात समझ में आया?